हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सागर तिवारी, हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और ये भाग एक है जिसमें हम मुख्य रूप से 1885 यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और उसके बाद 1905 यानी कि जब बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में, इसी बीच की कुछ घटनाओं को हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करें। 1885 में आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो अभिषेक जी हमें बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की और उसका उद्देश्य क्या था। तो अभिषेक जी बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ये स्कॉटलैंड के हैं। ये असैन्य अधिकारी जो आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, और ये हर्मिड ऑफ शिमला कहे जाते हैं। हर्मिड ऑफ शिमला का मतलब होता है कि शिमला के संत। और 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसे अंग्रेज लोगों ने अपनी सुरक्षा के हेतु बनाया था। और उस समय के वायसराय, जिसे लॉर्ड अफरे। उस समय के वायसराय डफरिन थे, जिनके मतलब जिनके निर्देशन में ये बना था। निर्देश में ये बना था। तो अभिषेक जी हमें बताइए कि क्या 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, जिसको किया था ए.ओ. ह्यूम ने, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे, असैन्य अधिकारी थे, यानी कि एक प्रकार से कह लें सिविल सेवक थे ये, और उस समय रिटायर हो चुके थे। उन्होंने जो कांग्रेस की स्थापना की एक अपनी सुरक्षा के लिए, क्या वो अपनी सुरक्षा कर पाए, या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक तरीके से काम किया? हाँ, ये खिलाफ काम इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज लोगों ने जब अपना ये बनाया कांग्रेस की पार्टी, तो उन्होंने एक मंच भारतीय सेना के लिए दे दिया, जिसमें वो अपने विचारों को आपस में बात करके कन्फेस करते कि क्या सही है क्या गलत है। तो उस हिसाब से वहाँ मतलब भारतीयों के आंदोलन की एक प्रमुख कड़ी है, जिसपे कई आंदोलनकारी आके डिस्कस करते कि हमें वास्तव में क्या करना है, जिसकी वजह से उनका ये बहुत अच्छे से सफल नहीं हो पाता कांग्रेस पार्टी। जी। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है नेशनलिज्म, यानी कि जब हम देश के सभी नागरिकों को एक मान करके एक राष्ट्रीयता के भाव से सबको हम संगठित करते हैं, तो उसे बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद के खिलाफ जो है भारत में नेशनलिज्म पनपा बढ़ा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने लोगों को अपनी राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित और हासिल करने के लिए प्रेरित किया। यानी सामाजिक रूप से अंग्रेज़ जो हैं कई सारी ऐसी नीतियाँ बनाते थे जिससे कि उन लोगों में एक तरीके से रोष था, कि जैसे ऐसा कानून बना देना कि जो ईसाई बन जाएगा। 1850 में जैसे एक कानून बना था कि जो ईसाई बन जाएगा उसको अपने उत्तराधिकार में जो है अधिकार मिल जाएगा। इसी प्रकार से ईसाई मिशनरियाँ चली, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को ईसाई बनाने के लिए काम किया। आज भी अगर जनजातीय क्षेत्रों में देखा जाए, केरल में देखा जाए या मिज़ोरम में, छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पर कई सारे जनजातीय लोग हैं जो ईसाई में ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे मिल जाती हैं। सामाजिक रूप से, फिर आर्थिक रूप से हमारे देश में जो संसाधन थे उन सबको यहाँ से लिया, सस्ते दामों पर लिया, और यहाँ के कारीगर को बिल्कुल एक तरीके से खाली कर दिया, उनके हाथ खाली हो गए। और यहाँ के बने माल अपने देश में जब वो कोई लेकर के जाए, मान लीजिए भारतीय कोई है अपने इंग्लैंड में लेकर के जा रहा है, तो वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी भी ज़्यादा लगा देते थे, जिससे उनके माल कम बिकते थे। और फिर अंग्रेज़ों के माल भारत में खूब मात्रा में डंपिंग हो जाती थी, जिससे यहाँ के जो कारीगर हैं उनके जो कह लें कि जो दाम हैं, प्राइस हैं, वो उनकी तुलना में बढ़े रहते थे, और क्वालिटी भी जो है मशीन वाली क्वालिटी उसमें हाथ में नहीं आ पाती थी। तो इस प्रकार से आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, जैसे 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, तो 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था। वो वहाँ के राजस्व वसूली वाला काम कर सकते थे। तो इन सभी कारणों से ही 1857 की क्रांति हुई थी। ऐसे बहुत सारे कारण थे। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों की वजह से जो है 1857 की क्रांति हुई थी। हालांकि यह असफल रही थी, लेकिन इसने कह लें कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल जो फ्रीडम मूवमेंट है, उसको एक प्रकार से नींव प्रदान की थी।
और इसी समय जो सामाजिक सुधार आंदोलन चले थे, डॉक्टर ये राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब के द्वारा भी एक सामाजिक चेतना का विकास हुआ, जिससे लोगों में एक राष्ट्रीयता, एक राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। तो लोगों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष की प्रक्रिया में अपने भीतर एकता की खोज आरंभ की थी। यानी उपनिवेशवाद के कह लें विद्रोह स्वरूप जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। औपनिवेशिक नियमों के अंतर्गत दमन करने की भावना ने लोगों के अंदर साझा बंधन स्थापित करने की प्रेरणा प्रदान की। यानी जो औपनिवेशिक नियम होते थे उससे लोगों का एक प्रकार से दमन होता था। जैसे नौकरियों में देखा जाए तो जो लोग योग्य हैं फिर भी उनको समान रूप से नौकरी नहीं दी जा रही है, या नौकरी दी जा रही है तो उनको नीचे पद पे दिया जा रहा है, जबकि उनकी योग्यता अच्छी है, उनके बराबर है, और वेतन भी जो है अंग्रेज़ों की तुलना में कम दिया जा रहा है। तो इस तरीके से औपनिवेशिक जो नियम थे उन्होंने लोगों का दमन ही किया था, जिसके द्वारा विभिन्न समूहों को एक सूत्र में लोग बांधने का प्रयास किए कि हम एक साथ मिलकर के संघर्ष करेंगे। प्रत्येक वर्ग और समूह ने उपनिवेशवाद के प्रभावों को अलग अलग तरीके से महसूस किया था। जैसे किसानों ने जो है उपनिवेशवाद का इस तरीके से देखा कि उनका जो फसल उपजाते थे उस फसल के स्थान पे उन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण यानी कि कॉमर्शलाइजेशन कर दिया था। नील, पटसन, कपास, कहवा, चाय, अफीम, गन्ना इन सब की खेती वो करवाना शुरू कर दिए थे, जिससे किसान का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा घट गया, और जो भी वाणिज्यिक फसलें थीं उससे उनको रकम बहुत कम मिलता था, जिससे सीधा सीधा लाभ जो है अंग्रेज़ों को ही मिलता था। तो इस तरीके से अलग अलग समूहों ने जो है उपनिवेशवाद में कहने के उसके दुष्प्रभाव को झेला था। 19वीं सदी यानी 1800 के बाद 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में योगदान दिया। जैसे कि उसमें एक हैं स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, और ये 1917 में सबसे पहली महिला भी थी जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन भी किया था, मतलब उसकी अध्यक्षता भी की थी। एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे, और ये पहली महिला थी जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। हालांकि अगर भारतीय महिला पहला देखा जाए तो वो 1925 में की थी, कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू जी ने, ये भारत की पहली महिला थी। तो 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू थे जिन्होंने अधिवेशन किया था, और इनको कोकिला भी कहा जाता है, भारत की कोकिला भी कहा जाता है। फिर हेनरी डेरेजियो और कई अन्य लोगों ने प्राचीन भारत की महिमा को पुनर्जीवित कर लोगों में धर्म और संस्कृति के प्रति विश्वास पैदा किया। यानी अंग्रेज ये मानते थे कि भारतीय लोग हैं वो अपने आप में सक्षम नहीं हैं, उनमें बहुत सारा भेदभाव है, वो ऊंच नीच को बहुत ज़्यादा मानते हैं, यानी कि वो सामाजिक रूप से बहुत ही गिरे हुए हैं, ऐसा अंग्रेज़ों का मानना था। और वो ये भी मानते थे कि भारतीयों को सुधारने के लिए केवल अंग्रेज ही जो हैं अच्छा काम कर सकते हैं। ये चीज़ हम साइमन कमीशन में देख सकते हैं। हाँ, साइमन कमीशन में जो है भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि भारत के कोई लोग जो हैं प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विद्रोह भी हुआ था। तो कुछ ऐसे भी समाज सुधार हमारे देश में हुए, जैसे कि हम कह लें वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, जिन्होंने एक स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका नाम है, उन्होंने एक समाज की भी स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की थी, और उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, यानी कि अपने जो पुराने प्राचीन विरासत हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो शिक्षाएं वेद पुराण इन सब में दी गई हैं उसको हम अपनाएं। और राजा राम मोहन रॉय वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे, बस वो हिंदुओं की जो कुरीतियाँ कुछ थीं, जैसे कि सती प्रथा था, महिला का पुनर्विवाह करने के लिए, विधवा महिला का पुनर्विवाह करने के लिए, तो ये सब जो है भारतीय लोग ने ये अधिकार महिलाओं को नहीं दे रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने कोशिश किया कि अधिकार उनको प्रोवाइड किए जाएं। तो इसके लिए उन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति इसका सहारा लिया, यानी कि चूँकि उस समय लोग धर्म को ज़्यादा ही मान्यता देते थे, तो उनका ये मानना था कि अगर हम धर्म के द्वारा ही उनको अच्छी शिक्षा देंगे तो वो हमारी बात को मानेंगे भी। तो इसीलिए वो भारतीयों को गलत काम को रोकने के लिए उनके ही धर्म के जो अच्छी चीज़ें थी उसका सहारा उन्होंने लिया था। तो ये कहने के इसमें मतलब है। राष्ट्रवाद के बौद्धिक और आध्यात्मिक पक्ष को बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरबिंदो घोष जैसे लोगों ने अपनी आवाज़ दी।
तो इस तरीके से भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद यानी लोग एकत्रित कैसे होंगे, जब वो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, आपस में ऊंच नीच की भावना रहेगी, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रवाद वाली भावना नहीं आ पाएगी। तो राष्ट्रवाद के बीज रोपने के लिए ये जो बड़े बड़े हमारे संत हैं, समाज सुधारक हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने कुरीतियों को जब हटाया तो लोग एक तरीके से संगठित हुए और वो जान पाए कि नहीं, हम अपनी जो है गलत कृत्य कर रहे हैं और इसी को अंग्रेज़ जो है इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो हमको नीचा भी दिखा रहे हैं और हमारी जो सोसाइटी है उसको गलत बता करके उसके ऊपर राज भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से राह दिखाया था इन लोगों ने। मातृभूमि के लिए बंकिम चंद्र का जो गीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत वंदे मातरम, इन्होंने एक रचना लिखी थी आनंद मठ। आनंद मठ में एक श्लोक था वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम, इस तरीके से। तो वो पूरे तरीके से संस्कृत में लिखा हुआ है। तो वंदे मातरम जो है ये भी एक भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसको प्रेरित किया था, क्योंकि जब वंदे मातरम गाया गया तो वंदे मातरम गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, और उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस का वो एक मुस्लिम थे, रहमतुल्लाह सयानी। तो बहुत सारे मतलब कुछ मुस्लिम ऐसे हैं गिने चुने जो वंदे मातरम को गाने से परहेज करते हैं। तो उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि रहमतुल्लाह सयानी जो खुद एक मुस्लिम थे, उनके ही अध्यक्षता में वंदे मातरम को सबसे पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो इन सभी ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया, क्योंकि वंदे मातरम हिंदू मुस्लिम सभी लोग ही गाते थे। और कुछ हमारे जैसे गरम नेता हैं, उन्होंने जैसे एक हैं जिनका नाम तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, तो वो गरम मिजाज के थे। उन्होंने कहा कि 1885 में कांग्रेस बना, राष्ट्रवाद का उदय धीरे धीरे हुआ, लेकिन 1885 से 1905 के बीच में जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थीं, मतलब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नीति थी, वो अपनी बात को मनवाने के लिए ज़्यादा पुरजोर तरीके से संघर्ष नहीं कर पा रही थी। वो खाली लेख लिख करके समाचार पत्रों में या कहने के पत्र लिख करके, भाषण दे करके अपनी बात को कहते थे। तो इसलिए उन्होंने 1885 से 1905 के समय को एक तरीके से भिक्षा का समय कहा, कि अपनी बात को मनवाने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार भिक्षा जैसे मांग रहे हैं। तो ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वंदे मातरम जो है देशभक्त राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। यह पीढ़ियों को अपना वर्चस्व व स्व बलिदान के लिए प्रेरित करता था। 1857 के विद्रोह ने भी कह लें कि भारतीय राष्ट्रवाद को एक नींव प्रदान की। भारत में लोग एकजुट हुए 1857 की क्रांति से। तो जानते हैं अभिषेक जी से कि कैसे 1857 की क्रांति ने हमारे देश के अलग अलग लोगों को, जैसे कि अलग अलग रियासत के राजाओं को, किसानों को, जमींदारों को, किस तरीके से यूनाइट करके एक राष्ट्रवाद की नींव रखे थे 1857 ने। तो 1857 की क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गोली पर जंग न लगे, इसलिए उसे चर्बियों से लेप लगाया जाता था। चर्बी में सुअर और गाय की चर्बी लगाई जाती थी। और सबसे पहले इसका विद्रोह मंगल पांडे ने किया था। वहाँ के दो सैनिक मतलब जनरल थे जिनको उन्होंने मार दिया, जिसकी वजह से उन्हें फांसी दी गई थी बिहार में। अब बिहार है, पहले वो बंगाल हुआ करता था। तो उसके मेजर बहुत से कारण हैं, जैसे बहादुर शाह जफर के सिक्कों पर से उनका नाम हटा दिया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के उनका शासन खींच लिया गया था। और झांसी की रानी जो गोद ली हुई पुत्र थे उनके, डलहौजी की विलय नीति के वजह से झांसी की रानी का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। और 1835 में कंपनी के सिक्कों से सम्राट का नाम खारिज कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहादुर शाह जफर इस समय शामिल हो गए थे। पेशवा बाजीराव के दस्तक पुत्र नाना साहेब को पेंशन बंद कर दी गई थी। अवध पर कुशासन का आरोप हो गया था। मनमाने लगान, किसानों पे इतना लगान होने लगा कि इन लोग को किसान भी भड़क गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने भी इसमें कर दिया था। उसके बाद भारतीय कानून की अनदेखी, न्याय पाना कठिन हो गया था। मतलब
चाहे जितना न्याय ना किया रहे, लेकिन आरोप लगा के एक पत्रिका दाखिल करके उनको मार दिया जाता था। योग्यता का आदर नहीं होता था। अगर आप कितना भी पढ़ लेते हैं लेकिन आप गोरे नहीं है ना, इस वजह से आपकी योग्यता का आदर नहीं होता था, आपको नीचा दिखाया जाता था। आप कितने भी पढ़े लिखे हों लेकिन आपको अंग्रेज़ों के पोस्ट से नीचे ही रखा जाएगा। इस वजह से सबसे ये मेजर कारण है। लेकिन अगर सबसे मेजर कारण जो हुआ था, जो मंगल पांडे की वजह से हुआ था, क्योंकि सबसे पहला विद्रोह उन्होंने किया था। उनको देखने के बाद बाद ही ये विद्रोह शुरू हुआ था। यानी कि 1857 में जो कुछ राजनीतिक कारण रहे हैं उसकी वजह से ये कह लें विद्रोह हुआ, और इसने आधुनिक जो हमारे भारतीय राष्ट्रवाद है इसकी नींव रखी थी। तो हम फिर से रिकॉल कर लें कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो किन कारणों से हुआ, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला कारण उसमें था कि सामाजिक कारण, अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई ऐसी नीतियाँ जिससे भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, विभिन्न कास्ट के लोगों को जो है दिक्कत हुई। शिक्षा नीति में बदलाव कर दिए। लॉर्ड मैकॉले जब आए तो उन्होंने शिक्षा नीति अंग्रेजी को थोपना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजी का विरोध करने के परिणामस्वरूप हिंदी को बढ़ावा मिला, जिससे हिंदी भाषी लोग एकजुट हुए। और फिर आर्थिक कारण में वही व्यापार, फिर कर लगान जो है वो ज़्यादा लगा देना, अ, अ, भारत की जो चीज़ें हैं इंग्लैंड में ज़्यादा महंगे दाम पे बिचवाना, और उनकी चीज़ें यहाँ पर जो है ठीक ठाक से मतलब बेच देना, पूरे मार्केट पे कब्जा कर लेना, डंपिंग कर लेना। तो नियुक्ति में कमी होती थी, वेतन में कमी होती थी, सैनिक बेरोजगार होने लगे थे, लगान बढ़ा दिया गया था, अकाल एवं गरीबी, बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, कई दिन तक तो लोग खाने को नहीं पाए थे। इन सब का कारण क्या है कि अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया, तो भी लगान इन लोगों ने लिया। उसके बाद मशीन से उत्पादन बढ़ता है, जिससे सूत काटने वाले चरखा चलाने से मशीन काम नहीं करती, मतलब उनका कंपटीशन में नहीं आ पाते थे, जिस वजह से पिछड़ गए थे। भारत कच्चा माल प्रदायक हो गया था, जिससे भारत से ही माल खरीद के ये ले जाते थे बहुत कम दाम में, और वहाँ इंग्लैंड ब्रिटेन में जाने के बाद वहाँ से वही माल फाइनल गुड के रूप में बना के लाते थे और यहीं भारतवासियों को ही बेचते थे, और इसका दाम बढ़ा के ही हमारा ही पैसा हम ही को हम मतलब हमारा ही सामान हम ही को बेच के हम ही को लूटते थे। तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों में हम देख लिए कि 1835 में जब अंग्रेज़ों ने सिक्के ढालना शुरू किए तो उसमें जो बहादुर शाह जफ़र का नाम पहले लिखा होता था, यानी मुग़ल सम्राट जो होता था उसका नाम लिखा होता था, तो उनके नाम को हटा दिया गया, जिससे राजनीतिक असंतोष हुआ। फिर चर्बी वाला सब कांड हुआ, जिससे ब्राह्मणों की जो वो थे और मुसलमानों की, हिंदुओं की, उनकी आस्था को चोट पहुँचा। तो ये सब कारण रहे थे, और धार्मिक सुधार ये भी बहुत बड़ा कारण रहा था लोगों को राष्ट्रीय, कह लें राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, इन सब के नाम प्रमुख हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, कह लें दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय, इन सब के नाम जो हैं प्रमुख हैं। और 1857 की क्रांति जो है ये तो बहुत मेजर रीजन है भारत में राष्ट्रवाद के उदय का। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय कैसे कैसे हुआ। 1885 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, जिनका पूरा नाम देखें तो एलन ओंटेनियो ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अगर इनका फुल नाम देखें तो वो था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और असैन्य अधिकारी थे। इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, यानी कि शिमला का संत। और इस समय जो वायसराय थे भारत के, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कुछ लोग ब्रिटिश सरकार से सेवानिवृत्त सिविल सेवक थे ये, यानी कि असैन्य अधिकारी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने अखिल भारतीय संगठन बनाने के लिए पहल की थी। तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि A.O. ह्यूम। ये क्या थे? तो ये सेवानिवृत्त सिविल सेवक थे। तो सिविल सेवकों का दिमाग जो है थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, तो उन्होंने बनाया, लेकिन ये उनके लिए यूज़फुल नहीं हो पाया।
अंग्रेज़ चाहते थे कि एक कहने की ऐसा संगठन बने जिसमें अंग्रेज़ों की सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों की नीतियों पे चर्चा हो। लेकिन ये धीरे-धीरे जो है अखिल भारतीय रूप जो है धारण कर लिया। यानी भारत के अलग-अलग पृष्ठभूमि से लोग आना शुरू कर दिए। तो इसमें भारतीयों की ही माँगें, भारतीयों की नीतियाँ जो है उसमें उभरने लगीं। यानी जो भारतीय नेता थे मुख्य रूप से, वो इसमें सम्मिलित हुए और ये एक तरीके से भारतीयों का संगठन बन गया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाया था। परिणाम स्वरूप इसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने किया? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। और इसका पहला सत्र जो है वो 1885 में ही आयोजित हुआ। कहाँ पर? बॉम्बे में आयोजित हुआ था। पहला सत्र 1885 बॉम्बे में आयोजित किया गया था। अब इसके हम सारे लिस्ट भी देख लेंगे। और पहले वाले की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिसमें 72 लोग शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का अध्ययन अगर हम करेंगे तो 3 मुख्य चरण हो सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम इतिहास देखेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर देखें 3 चरण में। एक नरमपंथी राष्ट्रवाद चरण, जिस 1885 से 1905 का जो समय है वो है नरमपंथी राष्ट्रवाद का चरण, जब कांग्रेस ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रही थी। यानी खाली वो कह लें कि बहुत सॉफ्ट होकर के अपनी नीतियां मनवाने का प्रयास करते थे, जो कि कह लें कि 99% केस में जो है असफल रहते थे। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने इस काल को 1885 से 1905 वाले काल को कहा है कि ये एक तरीके से कह लें कि भीख मांगने वाला जैसे काम था, भिक्षा का काल था। तो ये नरमपंथी राष्ट्रवाद का चरण था, जिसमें जो प्रमुख कह लें सॉफ्ट वाले नेता हैं वो इसमें शामिल थे। और दूसरा चरण है वर्ष 1906 से 1916 के बीच में, ये टाइम पीरियड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो पहला 1885 से 1905 पहला चरण है आंदोलन का, आज़ादी पाने का, जो कि नरमपंथ का हम चरण कह सकते हैं। 1906 से 1916 का जो समय है वो एक तरीके से गर्म पंथ का समय हम कह सकते हैं, गर्म पंथी विचारधारा, जिसमें स्वदेशी आंदोलन जो है उसको बढ़ावा मिला। 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया तो स्वदेशी आंदोलन को तेज किया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। सैन्य राष्ट्रवाद का उदय हुआ इसी समय 1906 से 1916 के बीच में। सैन्य राष्ट्रवाद यानी कि लोग कह लें कि सैनिक रूप में इकट्ठे होने लगे, क्रांति करने लगे। होम रूल लीग की होम रूल आंदोलन भी इसी समय में बना था, 1916 के समय में। ब्रिटिशों की दमनकारी नीतियों ने कांग्रेस के भीतर जो है कुछ गर्म पंथ वाले लोगों को जन्म दिया, जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता है शॉर्ट में। लाल मतलब लाला लाजपत, बाल मतलब बाल गंगाधर, पाल मतलब जो है बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा जो गरम दल में थे, अरबिंदो घोष भी गरम दल के नेता थे। तो 4 नाम ये प्रमुख हो सकते हैं। क्रांतिकारी में जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, सुखदेव, राजगुरु, इन सबको हम क्रांतिकारी समूह में रखेंगे। ये भी एक तरीके से गर्म ही है, लेकिन वो क्रांति पे ज़्यादा फोकस करते थे। क्रांति आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, यानी पूरा परिवर्तन हो जाए, रिवोल्यूशनाइज हो जाए। और तीसरा चरण होता है 1917 से 1947 की अवधि। इस टाइम पीरियड को गांधीवादी काल कहते हैं, क्योंकि गांधी जी का आगमन जो है 1915 में हो गया था, 9 जनवरी 1915 में। इसीलिए 9 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। तो गांधी जी का भारत में आगमन होने का भी बहुत बड़ा एक कहानी है, जिसमें वो जब वहाँ पे अफ्रीका में। तो अभिषेक जी बताइए कि कैसे गांधी जी जो है उनके साथ कैसे बिहेवियर किया गया था अफ्रीका में। एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के में रेल यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें एक डिब्बे में, जो जबकि उनके पास उस डिब्बे का टिकट था, जो कि गोरे लोगों का, मतलब अंग्रेज़ों का डिब्बा हुआ करता था। तो उनके या उनका मतलब एक काला भारतीय होने के नाते उस डिब्बे में वो बैठ नहीं सकते थे, ऐसा वहाँ के अंग्रेज़ों ने कहा। तो उनको ये सरासर अपना अपना अपमान लगा। तो उन्होंने महसूस किया कि आत्मसम्मान और गरिमा
के प्रति बिल्कुल आदर नहीं था, इसलिए उन्होंने गांधी जी को डिब्बे से बाहर धकेल दिया। इस कटु अनुभव ने गांधी जी को भारतीय गरिमा का उत्थान और संन्यास किया, जिसकी वजह से उन्होंने महसूस किया कि अब जब यहाँ पे इतनी जात मजहब ऊंच नीच सवर्ण दलित भाषा संप्रदाय के लिए लड़ाई हो रही है, तो हमारे देश में भारत में कितना हो रही होगी। तो उन्होंने वहीं से एक आंदोलन शुरू करने के बाद ही यहाँ पे आए थे। तो यानी कि ये रहा था इसकी पृष्ठभूमि। और जब 1915 में आए तो सबसे पहले उन्हें एक साल यानी कि 1916 तक, 1915 से 1916 तक वो सबसे पहले एक साल भारत का भ्रमण किए, क्योंकि उनका मानना था कि भारत की सेवा करने से पहले उसको पूरी तरीके से जान लेना ज़रूरी है। तो एक साल उन्होंने खाली भ्रमण ही किया था। तो उनका जो पहला आंदोलन था वो 1916 में हुआ, फिर 1917 में हुआ, 1918 में हुआ खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, चंपारण आंदोलन, ये सब सुने होंगे। जो तीनों आंदोलन हैं वो 1916, 17, 18 इन 3 सालों में हुए थे। खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, चंपारण आंदोलन। फिर 1919 में 1919 में एक रॉलेट एक्ट पास होता है, जिसमें कहा गया कि किसी भी भारतीय को बिना कहने के शक के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से काला कानून इसको माना गया, और गांधी जी ने इसके खिलाफ असहयोग आंदोलन को चला दिया। असहयोग मतलब होता है कि अन्याय करने वाले का सहयोग ना करना, और सब अवज्ञा का मतलब होता है कि जो अनुचित बातें लग रही हैं उसको ना मानना, अवज्ञा कर देना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने चलाया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। इसके बाद उनका ये भी मानना था कि हमें सत्य के लिए संघर्ष जो हम कर रहे हैं उसके लिए हम सिर्फ आग्रह के द्वारा कर सकते हैं, यानी मारपीट, हिंसा, इन सब के द्वारा करना उचित नहीं है। तो सत्याग्रह आंदोलन इसको कहा गया। तो 1920 से 1922 तक सविनय अवज्ञा। फिर 1930 में इन्होंने जो है सत्याग्रह कहने की दांडी मार्च चलाया। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो इस तरीके से उनके 3 प्रमुख आंदोलन रहे थे, जिसको हम गांधीवादी चरण के रूप में समझते हैं। तो यानी इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, तो इसका 3 चरण हम पढ़ते हैं। पहला 1885 से 1905, जिसमें कांग्रेस का स्थापना होने के बाद जो है वो मीठी मीठी बातें करते थे, जो कि कहने की अनुपयोगी होती थी। फिर 1905 से लेकर चलते हैं 1905 से लेकर के 1916 तक का जो 10 साल का समय है, ये गर्म पंथियों का समय है, जिसमें बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन, इन सब पर फोकस किया गया। और तीसरा जो समय है वो 1917 कहने या 1919 मुख्य रूप से, नहीं तो 1917 से मान लें, क्योंकि चंपारण आंदोलन जो था वो 1917 में हुआ था और ये एक बहुत बड़ी घटना थी। तो 1917 से 47 तक जो है ये तीसरा फेज़ हम कह सकते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण फेज था भारत के आज तक के इतिहास में। हाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र कौन कौन से हुए, इसके बारे में बताएंगे कि सत्र क्या होता था, क्यों बैठक करते थे, और कौन कौन से महत्वपूर्ण सत्र हुए हैं। तो कांग्रेस की बैठक दिसंबर में होती थी, क्योंकि 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। तो अक्सर करके जो बैठक होती थी वो साल के आखिरी महीनों में ही होती थी। कांग्रेस की बैठक प्रत्येक दिसंबर में होती थी। कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर, तो पूना में आयोजित होने वाली थी, लेकिन हैजा फैलने के कारण इसे बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया था। तो पहला बैठक कहाँ होने वाला था, पूना में, लेकिन कौन सा रोग फैल गया वहाँ पर, हैजा रोग फैल गया, जिसके कारण से पहला सम्मेलन जो है बॉम्बे में संपादित या कहने की संपन्न किया गया था। तो फर्स्ट सम्मेलन बॉम्बे में किया गया था, किसकी अध्यक्षता में, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। अभी सारे हम लिस्ट देख लेंगे। और वायसराय लॉर्ड डफरिन के अनुमोदन से A.O. ह्यूम ने बॉम्बे में पहली बैठक का आयोजन किया था। तो डफरिन जो है ये अनुमोदित किए कि हमें बैठक करना चाहिए। तो A.O. ह्यूम ने जो है पहली बैठक बुलवाई, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन किया, तो एक भारतीय ने किया, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। डब्ल्यू चंद्र बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, WC बनर्जी। अब पहला सत्र कब हुआ, तो 28 से 31 दिसंबर 1885 में हुआ। कहाँ, मुंबई शहर में। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो फिर से
पहला सम्मेलन 1885 में दिसंबर महीने में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और 72 लोग इसमें शामिल थे। महात्मा गांधी ने एकमात्र अध्यक्षता इन्होंने की है, जिसको कहते हैं बेलगाम की कह लें अध्यक्षता। बेलगाम कर्नाटक में एक स्थान है, वहाँ पे जब आयोजन हुआ 1924 में, तो उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। एकमात्र वो था। और पहली बार जब इन्होंने ये शामिल हुए कांग्रेस के अधिवेशन में, तो वो लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, जिसमें ये पहली बार शामिल हुए थे लखनऊ के अधिवेशन में, जो कि 1916 में हुआ था अंबिका चंद मजूमदार के नेतृत्व में, जिसमें नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग ये सब मिल करके एक हो गए थे। लेकिन फिर 2 साल बाद वो फेल भी हो गया था। तो इसमें वो पहली बार आए थे कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन अध्यक्षता पहली बार 1924 में की थी। बेलगाम अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के द्वारा ये अध्यक्ष मतलब बनी थी उस वाले में बैठक में। 1917 कलकत्ता अधिवेशन 1917। एनी बेसेंट ये आयरलैंड के रहने वाले थे और पहली महिला अध्यक्ष, जो कि विदेशी थी। ये पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कहे तो उसका भी नीचे लिखा हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ये भी कोलकाता अधिवेशन में ये थी, लेकिन 1925 में। तो दोनों महिलाएं जो थी, पहली महिला 1917 कलकत्ता अधिवेशन, दूसरी महिला 1925 कोलकाता अधिवेशन सरोजनी नायडू, और पहली भारतीय महिला तो 1925 कोलकाता अधिवेशन सरोजनी नायडू 1925। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। ये इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। जॉर्ज यूल जो कि 1888 में हुआ था इलाहाबाद का अधिवेशन। तो ये पहले अंग्रेज थे जो अध्यक्षता किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो पहला मुस्लिम कौन है? तो वो है बदरुद्दीन तैयब जी। याद कैसे कर सकते हैं? मुस्लिम में माँ तो मद्रास में माँ, तो मद्रास अधिवेशन में 1887 में। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी जो हैं, ये भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आचार्य JB कृपलानी। अब यहाँ पे कुछ वर्ष हैं, स्थान हैं और उनकी अध्यक्षता किसने की थी, इसके बारे में अभिषेक जी बताएंगे। 1885 मुंबई में हुआ था अध्यक्षता, जिसके व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे और इसमें 72 लोग शामिल हुए थे। फिर 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसके दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने सबसे ज़्यादा 3 बार अध्यक्षता की है। और 1887 में मद्रास में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और 1888 में इलाहाबाद में पहले अंग्रेज जो अध्यक्षता किए थे वो जॉर्ज यूल थे। और 1889 में विलियम्स बेडरबन, जो कि 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, ये पहले अंग्रेज थे जो 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके थे। 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में अध्यक्ष हुआ था, जिस अध्यक्ष में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और वंदे मातरम आनंद मठ के एक भाग से लिया गया है। और अगर हम 1885, 86, 87, 88, 89 को देखें तो इस सब में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई फिर कलकत्ता है। तो हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? बक मई बक। तो याद करेंगे बक मई बक। बा से बम्बई, का से कलकत्ता, माँ से मद्रास, ई से इलाहाबाद, फिर बा से बम्बई, फिर का से कलकत्ता। तो ये सन क्या है बम्बई का? 1885। बक मई बक जो है, बा मतलब कि बम्बई 1885, 1886 कलकत्ता, फिर 1887 मद्रास, 1888 इलाहाबाद, 1889 बम्बई, फिर 1896 कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था।
फिर 1906 में कलकत्ता में फिर से अधिवेशन हुआ था, जिसे दादा भाई नौरोजी जी ने अध्यक्षता की थी, जिसमें स्वराज की मांग हुई थी, जिसमें कहा गया स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये सबसे पहले किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो 1907 में सूरत में अध्यक्षता हुई थी। रास बिहारी बोस, कांग्रेस का विभाजन इन्हीं के समय में हुआ था और ये दो पार्ट में बट गए थे, गरम दल और नरम दल। गरम दल अक्सर ग्रामीण वाले हुआ करते थे और नरम दल शहरी, क्योंकि गरम दल इसलिए ग्रामवासी थे क्योंकि वो बहुत गर्म मिजाज के थे, किसी भी बात को लेके बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते, मारपीट में ज़्यादा उनका मन लगता था। उसके बाद 1911 में कलकत्ता में विशव नारायण सिंह, जिनके अध्यक्षता में सबसे पहली बार जनगणमन प्रिंस ऑफ वेल्स की याद में गाया गया था, और ये अ, इंडिया गेट इंडिया गेट के में इनका आगमन होने वाला था, जिसकी याद में जनगणमन सबसे पहले बार गया था, जिसके लेखक हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्हें सबसे पहले तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले, पूरे एशिया में सबसे पहले आदमी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं। फिर 1916 लखनऊ में अंबिका चंद मजुमदार, नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग, ये तीनों सबसे पहली बार एक हो गए थे और यहाँ भी अपने स्वार्थ के लिए ही एक हुए थे सब लोग। फिर 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये फिर 1918 में बम्बई में हसन इमाम, जिसमें नरम गरम मुस्लिम लीग तीनों अलग हो गए थे, नरम दल अलग, गरम दल अलग, मुस्लिम लीग अलग। फिर इसे हम याद करेंगे कस कल कब। तो का से 1906 में का से कलकत्ता, 1907 में सा से सूरत, 1911 में फिर कलकत्ता, 1916 में लखनऊ, फिर 1917 में कलकत्ता, फिर 1918 में बम्बई। और अगर आप अभी तक के चार्ट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर अध्यक्षता किस जगह पे हुए तो वो कलकत्ता। आज का वो कोलकाता है, पहले उसे हम कलकत्ता ही कहते थे। फिर 1923 के दिल्ली में अबुल कलाम आज़ाद ने सबसे युवा ये थे, ये भी गरम दल से ही बिलोंग करते थे और ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। 1924 के बेलगाम जो कि कर्नाटक में है, महात्मा गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता की थी। ये तो 1915 में गए थे, पहली बार अध्यक्षता क्लब में शामिल हुए थे 1916 को, लेकिन सबसे पहली बार अगर अध्यक्षता के बारे में बात की जाए तो महात्मा गांधी 1924 को सबसे पहली बार अध्यक्षता किए थे। तो 1925 में कोलकाता में सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला जिन्हें हम कोकिला कहते हैं, कानपुर में सॉरी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, कानपुर में सबसे पहली बार अध्यक्षता की थी और ये सबसे पहली बार राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। तो फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किए थे, मतलब ये प्रथम भारतीय युवा थे। फिर 1929 लाहौर में JL नेहरू पूर्ण स्वराज संकल्प पारित किया गया था इनके अधिवेशन में। और फिर आगे 1931 में देखें तो कराची अधिवेशन हुआ था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल यहाँ मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया। तो वल्लभ भाई पटेल जो है अध्यक्षता किए थे किसमें? कराची अधिवेशन 1931। 1932 और 33 में 1932 में दिल्ली अधिवेशन, 1933 में कलकत्ता अधिवेशन। ये सत्र प्रतिबंधित कर दिया गया था किसी कारणवश इस समय। तो 1932-33 में दिल्ली और कलकत्ता में होना था, लेकिन हुआ नहीं। पहली बार प्रतिबंधन लगा था कांग्रेस अध्यक्षता में ना। जी सर। 1934
में बॉम्बे अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद ने किया। 1936 में लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1937 में फैजपुर अधिवेशन, 1937 में फैजपुर जवाहरलाल नेहरू, और गांव में पहला सत्र हुआ था फैजपुर में। राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। फिर 1938 में हरिपुरा, तो पहला गांव कहाँ पर हुआ, तो फैजपुर 1937 में सबसे पहली बार गांव में हुआ अधिवेशन। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1938 हरिपुरा, ये एसी बोस जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक राष्ट्रीय योजनाबद्ध व्यवस्था की गई थी। तो ये एसी बोस जो हैं, अंबिका चंद्र बोस, इन्होंने की थी 1938 में। तो इनका नाम है अंबिका चंद मजूमदार थे वो, जिन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन किया था। लेकिन 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन है, इसको एसी बोस ने किया था। फिर आगे 1939 त्रिपुरी, ये पहला अधिवेशन हुआ जो नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा 1939 त्रिपुरा। इसमें क्या हुआ, एसी बॉस फिर से निर्वाचित हुए, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। गांधी जी ने डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन किया, राजेंद्र प्रसाद को उनकी जगह नियुक्त किया गया था। तो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, अबुल कलाम आज़ाद है, अब्दुल लिखा हुआ है, अबुल कलाम आज़ाद। 1946 में मेरठ अधिवेशन, आचार्य JB कृपलानी। 1948 में जयपुर अधिवेशन, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो गया अधिवेशन। अब देख लें नरमपंथी राष्ट्रवाद क्या है। नरमपंथी जो कि 1885 से लेकर के 1905 तक मुख्य रूप से सक्रिय थे, उसके बाद तो गरम दल ये सब आ गए थे। राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण के दौरान अग्रणी व्यक्तित्व कौन थे, यानी कि नरम दल का नेता कौन था। A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी नरम के, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तीसरे वाले में 1887 में मद्रास अधिवेशन। फिर जस्टिस रानाडे, ये भी नरम के हैं। जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे नरम दल के नेता हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय बुर्क कहा जाता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय बुर्क कहा जाता था। उन्होंने बंगाल विभाजन का दृढ़ता से विरोध किया। उन्होंने राजनीतिक सुधारों के लिए भारतीय संघ 1876 की स्थापना की। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में भारतीय संघ की स्थापना किसने की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय बुर्क किसे कहते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय बुर्क, भारतीय संघ 1876। उन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का संयोजन किया था 1883 में, जिसका विलय सन 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कर दिया गया। फिर जी सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास महाजन सभा के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार किया। उन्होंने हिंदू और स्वदेशी मित्रन की भी स्थापना की। जी सुब्रमण्यम अय्यर, मद्रास में महाजन सभा की स्थापना। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। उन्हें इंग्लैंड में भारत के अनौपचारिक राजदूत के तौर पर स्वीकृत किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा बार मतलब ये 3 बार अधिवेशन किए हैं। सबसे पहली बार तो 1886 में ही कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे। इसके अलावा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन भी दादा भाई नौरोजी, जिसमें स्वराज की पहली बार मांग की गई थी। वह दादाजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब जैसे भारत की लोकसभा, वैसे ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स। तो उसके सबसे पहले सदस्य कौन बने, तो दादाजी। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, जिसमें भारतीय नागरिकों को देश के लिए कुर्बान होने का प्रशिक्षण दिया जाता था। 1885 और 1905 के बीच कांग्रेस के नेता के नरमपंथी थे। 1885 और 1905 के बीच कांग्रेस के नेता नरमपंथी थे।
तो क्या है ये? नरमपंथी नेताओं को नरमपंथी नेताओं को ब्रिटिश न्याय और सद्भावना पर विश्वास था, तो इसलिए वो, लेकिन जितना वो सपोर्ट करते थे इंडियन, उतना वो सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए इसको असफल काल माना जाता है। नरमपंथी नेताओं की मुख्य मांगें क्या थीं? पहला तो ये विधायी परिषदों में विस्तार और सुधार, यानी कि जो परिषद है, पार्लियामेंट है, काउंसिल, उसमें सदस्य संख्या को बढ़ाई जाए। तो 1909 में बढ़ा करके 60 भी कर दी गई थी पार्लियामेंटो सुधार के तहत, जिसमें भारतीयों को थोड़ा सा प्रतिनिधित्व मिले, ये सब मांग कर रहे थे। वो चाहते थे हथियार उठा करके, हिंसा करके नहीं, बल्कि सिस्टमेटिक ढंग से हम राजनीति में आएंगे, फिर उसके द्वारा हम जो भी काम करेंगे। तो विधायी परिषदों में विस्तार की मांग करते थे नरमपंथी लोग। दूसरा, इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित होने वाली ICS परीक्षा में उच्च पदों पर भारतीयों को अवसर प्रदान किया जाना। ICS यानी कि जिसे आज का IAS, जैसे इंडियन सिविल सर्विस कहते थे उस समय। भारत के पहले जो ICS अधिकारी बने वो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे, सबसे पहले भारतीय ICS। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस भी ICS अधिकारी बने थे, डॉक्टर अंबेडकर जी भी बने थे ICS अधिकारी, लेकिन इन लोगों ने इस्तीफ़ा भी दे दिया था। तो दूसरा ये डिमांड थी कि जो ICS परीक्षा हो रही है, इसका आयोजन जो है इंग्लैंड भारत में सभी जगह हो, ताकि अवसर सभी को मिल सकें। तीसरी डिमांड, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना तथा स्थानीय निकायों के लिए अधिक शक्तियाँ प्रदान करना, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर ये अलग नहीं रहेंगी तो कार्यपालिका कुछ गलत काम भी करेगा तो न्यायपालिका सपोर्ट कर देगा उसका। तो इन दोनों में अलगाव होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ताकि न्याय सही तरीके से मिल सके, और जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय निकाय, इसकी भी स्थापना की जाए। चौथा, भू राजस्व में कटौती, लगान इतना ज़्यादा न रहे, सेना पर खर्च में कमी की जाए, जमींदारों से किसानों की सुरक्षा, नमक कर हटाया जाए, चीनी शुल्क का उन्मूलन हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये डिमांड। पांचवा, भाषण और अभिव्यक्ति तथा संघ को बनाने की स्वतंत्रता, ये सब हमें आज के हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में ये सब अधिकार मिले हुए हैं। अभिव्यक्ति, संघ बनाने की, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता प्रोवाइड की जाती है। नरमपंथी किस पद्धति के द्वारा ये सब बात को मनवाने का प्रयास करते थे? तो कुछ पॉइंट हैं, क्या पद्धतियाँ थी उनकी। पहला, वे ब्रिटिश के प्रति वफादार थे, वे प्रेरणा और मार्गदर्शन हेतु इंग्लैंड का अनुसरण करते थे। दूसरा, नरमपंथियों ने अपनी मांगें पेश करने के लिए याचिकाओं, प्रस्तावों, बैठकों, पत्रक और पुस्तिकाओं, ज्ञापन और प्रतिनिधि मंडलों का इस्तेमाल किया। तीसरा, उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शिक्षित वर्गों तक सीमित रखा, यानी कि ये गांव गलियारे तक नहीं गए थे, खाली ऊंचे जो उच्च वर्ग के लोग हैं, शिक्षित वर्ग हैं, ये बागडोर संभाले थे। तो ये इनकी पद्धति थी। चौथा, उनका उद्देश्य राजनीतिक अधिकार और स्तर द्वारा स्व सरकार स्तर को हासिल करना था, तभी वो विधानमंडलों में या विधान परिषदों में सीटों की संख्या और ज़्यादा हो जाए, इस बात का डिमांड करते थे। पांचवा, कांग्रेस की मांग में वृद्धि के साथ ही ब्रिटिश सरकार उनसे विमुख हो गई, तो ज़्यादा डिमांड करने लगे तो विमुख हो गई। उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया, तो इसीलिए कांग्रेस को, जो मुसलमानों को प्रोत्साहित किया अलग हो जाए, तो वही 1906 में जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और हिंदू महासभा की स्थापना हुई, यानी फेल हो गया। तो जब टूट फूट गया 1907 में सूरत अधिवेशन में, एकदम से नरम पंथ गरम सब अलग हो गए, तो वहीं से जो है गरम पंथ का युग भी हम मान सकते हैं 10 साल, 1906 से 16 तक। छठा, कांग्रेस की केवल एक मांग को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधायी परिषदों के विस्तार की ब्रिटिश सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। तो एक ही मांग को माना गया, वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1892, जिसमें थोड़ा सा विस्तार किया गया था। 1893 में परिषद में सदस्यों की संख्या को 6 से बढ़ा करके 12 तक कर दिया गया था। तो ये पद्धतियाँ थीं
और देख रहे हैं कि इसमें कुछ उनको बहुत ज़्यादा विशेष फ़ायदा हुआ नहीं। तो ये डिस्कशन था थोड़ा सा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, और उनकी क्या डिमांड थी, कैसे वो काम करते थे, और किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।